हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आज की इस नई क्लास में भरपूर स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी में ही जो भी सारी हमारी क्लासें चल रही थी। इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, हम यार जानते ही हैं कि इससे पहले या जो भी सारा हमारा सिस्टम चल रहा था वो हम इंडियन पॉलिटी को तो कवर कर ही रहे हैं और साथ ही साथ में हम अपने भारतीय संविधान का भी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सारी चीजें हमारे संविधान में दी गई हैं वही सारी चीजों का अध्ययन हम पॉलिटी के अंतर्गत भी करते हैं। फर्क केवल इतना है कि यहाँ पे जो भी संविधान में प्रावधान किया गया है वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से अनुच्छेदों के माध्यम से प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी उनकी नंबरिंग की गई है अनुच्छेदों के द्वारा और उनमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या प्रावधान किया है हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, ठीक है। और पॉलिटी में उसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं और पूरे चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटी में जो भी सारा चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें केवल और केवल एक प्रकार से इशारा टाइप करके बता देता है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में उसका पूरा का पूरा एकदम डिटेल में बोले तो अध्ययन करने के लिए मिलता है कि कौन सी बात किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत की जा रही है, ठीक है। तो फिलहाल में 395 अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान में। सारे अनुच्छेदों को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है उतना, लेकिन फिर भी जहां तक हम पहुंचते हैं वहीं तक का बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। फिलहाल में अनुच्छेदों को याद रखना हमारे लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पॉलिटी में कमांड बनानी है तो भारतीय संविधान में हमारी एक बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारी अपनी एक बौद्धिक क्षमता विकसित होगी पॉलिटी के संदर्भ में और हम ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित कर पाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजों का आनंद लेते रहिएगा और मेरे साथ इस भारतीय संविधान का भी आनंद लीजिएगा और देखते चलिएगा कि किस अनुच्छेद के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने क्या प्रावधान करके रखा है, ठीक है। तो आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे वो उसी यानी इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर क्लास नहीं मिल पा रही है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक पहले इससे पहले वाली क्लास देखिएगा एंड उसके बाद आकर के यहाँ पे विजिट कीजिएगा। और हाँ, और अधिक सहजता महसूस हो आप लोगों को इस कारणवश यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के द्वारा भी आप उन सारे वीडियोस का भरपूर आनंद ले सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि पॉलिटी की श्रृंखला स्टार्ट होने से पहले मैंने एक टाइमिंग सेट करके रखी थी कि पूरी की पूरी पॉलिटी को हम 48 घंटे में कवर करेंगे, लेकिन अब अगर 48 घंटे में ये हमारी पूरी पॉलिटी समाप्त नहीं होती है तो टेंशन वाली बात नहीं है। हमको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ना कि घंटे से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो 48 घंटे के ऊपर भी क्लास जा सकती है पूरे पॉलिटी की, ठीक है। तो घंटों पे ध्यान ना देते हुए हम लोग अपने पूरे मटेरियल पे ध्यान देंगे और पढ़ने पे ध्यान देंगे। देखते हैं इसी में, इससे पहले हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान का, उस भारतीय संविधान के अंतर्गत हम भाग 5 का अध्ययन कर रहे थे, जिसके द्वारा इस भाग 5 के अंतर्गत संघ अर्थात केंद्र की बात बोली गई है और केंद्र के कार्यपालिका की बात बोली गई है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, जिसके माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न चैप्टरों का अध्ययन किया
या विभिन्न हमारे ऐसे मंत्री हैं, नेतागण हैं जो कि केंद्र में बैठते हैं, केंद्र की सरकार को संचालित करते हैं, उनके माध्यम से या उनके जो भी सारा उनका सिस्टम था वो अनुच्छेदों के द्वारा उनको हम लोगों ने अध्ययन किया है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, महान्यायवादी, ये सारे के सारे हमारे जो भी सारा सिस्टम आता है ये केंद्र की सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी में इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने शायद पार्लियामेंट में अनुच्छेद 80 और 81 तक की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने राज्यसभा एवं लोकसभा की बातें की थी। ठीक है, कुछ यार लोग ऐसे भी होंगे जो कि बोल रहे होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा या इससे रिलेटेड या इससे पहले की क्लास में हम लोग जो भी सारा सिस्टम है थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अनुच्छेद आगे बढ़ते जाएंगे भारतीय संविधान के, हम सारी चीजें कवर करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि हम पॉलिटी का अध्ययन तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ में अपने भारत देश का एक बेहतरीन संविधान का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसी कारणवश मैं यहाँ पे जो भी सारी चीजें देता हूँ वो अनुच्छेदों के द्वारा देता हूँ कि हमारा भारतीय संविधान भी कंप्लीट हो और हमारी पॉलिटी भी कंप्लीट हो। ठीक है, तो तनिक भी एकदम परेशान होने वाली बात नहीं है, हम सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी मेरे पश्चात में किसी और अन्य क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ये मेरी गारंटी है। और एक बात और बोले दे रहा हूं कि पॉलिटी से रिलेटेड और किसी अन्य बुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर क्लास पूरी अटेंड कर ली गई तो। ठीक है, देखते हैं इसी में कि हम लोग जो आज अध्ययन करेंगे वो अनुच्छेद 82 से बात करेंगे अपनी। देखते हैं जहां तक हो जाता है अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल में संघ की ही बात कर रहे थे, जो कि हम लोग संसद के अंतर्गत बात क्या कर रहे थे, यानी हमारा पूरा संसद ही चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने संसद की भी बात की, लोकसभा की भी बात की, राज्यसभा की भी बात की। अब उन्हीं से जुड़े हुए यानी संसद से जुड़े हुए जो भी सारे अनुच्छेद हैं उनको भी हम आगे देखते हैं। और फिलहाल में जिनका जिक्र मैं आज इस क्लास में करने वाला हूं वो सारे के सारे अनुच्छेद हमारे संसद से ही जुड़े हुए हैं। इसी कारणवश मैं इस क्लास को या इस पूरी श्रृंखला को नाम देना चाहूंगा संसद का ही। ठीक है, तो आप लोग सारी चीजें देखते हुए चलिएगा और मैनेज करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 82 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो आर्टिकल 82 ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात में जनगणना के पश्चात में जो भी हमारी लोकसभा की सीटें होंगी, सारी चीजें याद रखना, लोकसभा एवं राज्यसभा की जो सीटें होंगी उनमें पुनः समायोजन किया जाएगा। पुनः समायोजन क्या किया जाएगा? पुनः समायोजन किया जाएगा। समायोजन से तात्पर्य यही है कि एडजस्टमेंट किया जाएगा। यार हम लोग जानते हैं कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो हमारी 545 सीटें और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 245 सीटें। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 82 ये प्रावधान करता है या बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये बोलता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। इससे पहले की जनगणना की बात करें तो 2011 में हमारे इंडिया की जनगणना हुई थी। ठीक है, और अगर उससे पहले की बात करें तो 2001 में जनगणना हुई थी। ठीक है, बाकी लोकसभा की जो सीटों का प्रावधान किया गया है वो लोकसभा एवं राज्यसभा जो भी सारा सिस्टम है वो 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा की सीटों का प्रावधान किया गया है। यानी इनमें लोकसभा की जो सीटें हैं
और जो भी राज्यसभा की सीटें हैं आई थिंक वो 1971 की जनगणना के अनुसार सीटों का अरेंजमेंट किया गया है। और वहां पे ये भी बोला गया है कि एक प्रकार से कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसी कारणवश यार अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक नए संसद का निर्माण हमारे किया जा रहा है, जो कि हमारी टाटा की एक कंपनी है, टाटा कंपनी, उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि एक नए संसद भवन का निर्माण हमारे किया जाए, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से ये टाटा कंपनी इस संसद का निर्माण कर रही है। और ये इतना भव्य संसद होगा जो कि पुराने संसद भवन से हमारा काफी बड़ा होगा। उसको इसी कारणवश भव्य बनवाया जा रहा है कि जो भी हमारी लोकसभा की सीटें हैं वो 2026 में लोकसभा की सीटें हमारी बढ़ाई जाएंगी। इसी कारणवश ये भव्य नए संसद का निर्माण हमारे किया जा रहा है। ठीक है, और पुराना जो संसद है इसमें यार हमारा थोड़ा सा छोटा भी है और काफी पुराना भी हो गया, तो जिस कारणवश इसमें मंत्रीगण जो भी हैं वो आ नहीं पाते हैं। और फिलहाल में जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो मंत्री और भी नहीं आ पाएंगे। इसी कारणवश 2026 में ये हमारा सीटों की संख्या बढ़ेगी लोकसभा में। और ये जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम है ये 2024, 25, 26 तक बनकर के तैयार हो जाता है या हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल में वही बोल रहा है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात में, यानी जब भी इंडिया की जनगणना होगी तो उसके पश्चात में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों में एडजस्टमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि इससे पहले अगर जनगणना हुई थी तो हमारा जो भी सारा सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हमारा 2001 में मानते हैं कि जनगणना हुई हमारे इंडिया की। ठीक है, 2001 में जनगणना हुई और ए नाम का हमारा एक शहर है, ए नाम की हमारी एक सिटी है जो कि 2001 में जनगणना हुई। और यहाँ की जो जनसंख्या निकल करके आई पूरी, वो कितनी आई? 9 लाख बात कर लेते हैं, 9 लाख की जनसंख्या ये हमारी इस ए नाम की सिटी से निकल करके आती है 2001 की जनगणना के अनुसार में। और क्या बोला? प्रत्येक जनगणना में, तो जनगणना हमारी हर 10 साल में होती है, तो 2001 के पश्चात में अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 में अगर हम इसी शहर की जनगणना करेंगे तो यार जनसंख्या भी बड़ी होगी, 10 साल में इस शहर की जनसंख्या भी बड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है हम इसको 10 लाख प्लस जनसंख्या मान लेते हैं कि 10 लाख प्लस हमारी जनसंख्या इस ए नाम के सिटी की बढ़ गई है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अब जब संख्या बढ़ गई तो सीटों में पुनः एडजस्टमेंट होगा। क्या होगा? कि जैसे ही उस शहर की जनसंख्या बढ़ी तो वहां पे सीटों का भी क्या होगा? पुनः समायोजन किया जाएगा, यानी एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब जो सीटों का एडजस्टमेंट किया जाएगा वो किस आधार पे किया जाएगा ये भी याद रखना। ये तो हुई जनगणना की बात। ठीक है, अब जनगणना के पश्चात में सीटों का जो समायोजन होगा वो ये बोला गया कि प्रति 10 लाख व्यक्ति में, यानी 10 लाख की जनसंख्या में हमारा एक सांसद चुना जाएगा। यानी 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से या आधार पर उन 10 लाख की जनसंख्या से एक सांसद हमारे निकल करके आएगा। यानी यह हो गई हमारी क्या? सीटों का पुनः समायोजन। अब इसके पश्चात में अगर पुनः जनगणना करेंगे, पुनः 2021 में जनगणना होगी, 2021 में अगर इसी में की बात करें तो 10 लाख हो गई थी यहाँ पे, अब यहाँ पे हम 12 लाख मान लेते हैं, तो पुनः सीटों का क्या होगा? समायोजन किया जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों का। ठीक है, तो यही हमको याद रखना है कि 10 लाख जनसंख्या के आधार पे एक सांसद का चुनाव
किया जाएगा। ये अभी वर्तमान की स्थिति की भी बात है, ठीक है। और ये जो हमारा इससे पहले जो 545 245 है, ये 1971 की जनगणना के अनुसार था, ठीक है। लेकिन अब अगर पुनः, और वहां पे ये भी बोला गया था, कब बोला गया, ये 84वें संविधान संशोधन 2002 में बोला गया, और ये बोला गया कि 2026 में हमारी लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा। और ये 2026 में जो लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, ये 2001 की जनगणना के अनुसार पर बढ़ेंगी। 2001 की जनगणना के अनुसार का कहने का तात्पर्य ये है, इंडिया की जितनी भी जनसंख्या रहेगी उसी के आधार पे हमारी लोकसभा की सीटों का समायोजन किया जाएगा, ठीक है। तो यही बात थी हमारी अनुच्छेद 82 के अंतर्गत कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। किस आधार पे किया जाएगा, तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद हमारे क्या होगा, चुना जाएगा। इसको भी याद रखना है। और अब जो होगी वो 2001 के अनुसार हमारी सीटों का समायोजन किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसी के पश्चात में अनुच्छेद 83 की। क्या बात करते हैं, अनुच्छेद 83 की क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत में। इसको सारी चीजें याद रखना। अनुच्छेद 83 क्या प्रावधान करता है, अनुच्छेद 83 ये बोलता है कि एक प्रकार से बोले तो संसद के सदनों की अवधि, क्या बोल रहा है, संसद के सदनों की अवधि का प्रावधान किया गया है। संसद के सदनों के अवधि का प्रावधान। अब इससे क्या तात्पर्य है कि अनुच्छेद 83 ये हमारा प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कि संसद की जो अवधि होगी, हम यहाँ पे संसद की अवधि की बात कर रहे हैं, संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा एंड राज्यसभा, हम सदस्यों के अवधि की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीजों को देखते हुए चलना कि हम यार सदस्यों के अवधि की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो केवल और केवल संसद के सदनों की अवधि की बात कर रहे हैं, जिसमें लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष की है, अर्थात लोकसभा का जो चुनाव होगा वो एक ही बार में होता है और 5 वर्ष में होता है, ठीक है। ये हुई लोकसभा की अवधि। और बात करें अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदन की जो अवधि होती है वो अनंत होती है, ये बात याद रखना, अनंत होती है। और अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा या सदस्यों की अवधि पूछी जाएगी, तो सदस्यों की अवधि 6 वर्ष की होती है और सदन की अवधि अनंत होती है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है, यह स्थायी सदन होता है। और यहाँ पे हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव हमारे होता रहता है, ठीक है। इसी कारणवश यहाँ पे ये बोला गया कि जो भी हमारे राज्यसभा के सदन की अवधि होगी वो हमारी होगी अनंत, और सदस्यों की वो होगी 6 वर्ष, और यहाँ पे लोकसभा की वो होगी 5 वर्ष, ठीक है। तो यही प्रावधान हमारे किया गया अनुच्छेद 83 के अंतर्गत कि संसद के सदनों की अवधि हमारी कौन कौन सी होती है और क्या होती है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 84 की, कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 84 के माध्यम से भारत के संदर्भ में क्या बोला है, या भारत के जो भी हमारे संसद के अधिकारी हैं या सांसद हैं जो कि संसद में बैठते हैं, या जो मंत्री हैं जो संसद में बैठते हैं, उनके संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 84 हमारा ये प्रावधान करता है कि सांसदों की योग्यता की बात करता है। किसकी बात करता है, सांसदों की योग्यता की बात करता है। यानी संसद में बेसिकली हमारे कौन बैठते हैं, संसद में हमारे सांसद ही बैठते हैं,
या इन्हीं सांसदों का एक और रूप होता है। अब बोले यार कौन सा रूप होता है, तो एक रूप और होता है जो कि इनको अलग अलग विभाग प्राप्त करवाए जाते हैं, तो इनको एक प्रकार से हम मंत्री के तौर पे भी बोल सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे ये भी सांसद ही हैं, इनको एक विभाग दे दिया गया है जिनको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, यानी इनको एक मंत्री पद प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा एक नया रूप इनका हो गया, ठीक है। बाकी अगर हम और बोले तो वहां पे और जो अन्य मंत्रीगण बैठते हैं जिनको अलग अलग विभाग प्राप्त है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री या अन्य जो भी हमारे मंत्री हैं, वो भी सांसद ही हैं। केवल उनको एक अलग मंत्रालय प्राप्त करवा दिया गया, जिस कारणवश उनको एक नया रूप दिया गया जिनको मंत्री वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो सांसदों की योग्यता की बात करें तो यार सांसदों की योग्यता फिलहाल में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया अर्थात बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, एंड पागल के पश्चात में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ के पद के पश्चात में अगर हम और बात करें, यदि वो राज्यसभा का मंत्री है तो राज्यसभा में सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। फिलहाल में जो भी सारे सांसद हैं हमारे, हम लोग प्रधानमंत्री में भी इनका अध्ययन किया, राष्ट्रपति में भी इनका अध्ययन किया, तो बेसिकली हम वहां से भी समझ सकते हैं और यहाँ भी देख करके हमको अनुमानित हो गया होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 84 हमारा यही प्रावधान करता है सांसदों की क्या योग्यताएं हमारी होंगी जो कि संसद में बैठते हैं। इसी के पश्चात में अनुच्छेद 85 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 85 हमारा क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। लेकिन फिलहाल में मैं अनुच्छेद 85 बताने से पहले यहाँ पे दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा कि संसद में हमारे कुछ सत्र होते हैं। क्या होते हैं? संसद में हमारे कुछ सत्र होते हैं। सत्र से क्या तात्पर्य है? यानी एक प्रकार से बोले तो सीजन टाइप में, जैसे हमारे यहाँ पे नेचुरली रूप से भी सीजन वगैरह होते हैं, यानी गर्मी का सीजन अलग हो गया, शीत का अलग हो गया, वर्षा का अलग हो गया। इसी प्रकार से संसद का भी अपना एक सीजन होता है, अपना सत्र होता है, और उन्हीं सत्रों के माध्यम से संसद के जो भी हमारे सदस्य हैं या जो भी हमारी संसद है वो विधेयक या बिल वगैरह क्या करती है, बनाती है या पारित करती है, ठीक है। तो उन्हीं सत्रों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वो सत्र हमारे कौन कौन से हैं। तो वो सत्र याद रखिएगा कि मेन रूप से बेसिकली संसद के हमारे 3 सत्र होते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया हमारा बजट सत्र, बजट सत्र, एंड दूसरा हो गया हमारा मानसून सत्र, मानसून सत्र, एंड तीसरा हो गया हमारा मानसून सत्र के पश्चात में बजट सत्र, मानसून सत्र, एंड लास्ट में हमारा आता है शीतकालीन, शीतकालीन सत्र आता है, ठीक है। अब ये यार संसद के 3 सत्र होते हैं। इन्हीं तीनों सत्रों के माध्यम से संसद हमारी कोई भी विधेयक पारित करती है और पूरे देश के लिए एक कानून बनाती है, ठीक है। जिसमें से अगर बजट सत्र की बात करें तो वर्तमान की स्थिति में हमारा बजट सत्र ही चल रहा है। कैसे पता कि बजट सत्र ही चल रहा है? तो बजट सत्र की जो अवधि होती है वो क्या होती है कि ये फरवरी से लेकर के, यानी फरवरी से लेकर के मई तक के, मई के मध्य में, फरवरी से मई के मध्य में जो भी सत्र हमारे संसद का चलता है वो बजट सत्र चलता है। बजट सत्र से तात्पर्य यही है कि पूरे भारत देश का एक हमारा बजट पेश करती है हमारे भारत देश की या केंद्र की जो भी हमारी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा पूरे भारत देश का एक बजट पेश किया जाता है,
कि इस साल हम किस क्षेत्र में कितना खर्च करने वाले हैं, आने वाले साल में हम किस क्षेत्र में कितना लाभ प्राप्त करेंगे या कितना खर्च करने वाले हैं, ये अनुमानित होगा। और पिछले साल में हम कितना खर्च कर चुके हैं, ये सारा पूरा का पूरा ब्यौरा हमारे बजट सत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो बजट सत्र में बेसिकली पूरे के पूरे इंडिया का बजट पेश किया जाता है कि किस विभाग को, किस क्षेत्र को हम कितना पैसा देने वाले हैं ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में विकसित हो सकें या विकास की राह पर प्रगतिशील हो सकें। ठीक है, तो ये बजट सत्र फरवरी से लेकर के मई के मध्य में बजट सत्र हमारा चलता है, जो कि अभी वर्तमान की स्थिति में संसद में हमारा बजट सत्र चल रहा है। ठीक है, इसी के पश्चात में दूसरा आता है मानसून सत्र। क्या आता है? मानसून सत्र। और फिलहाल में ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा सत्र हमारा यही बजट सत्र होता है, जो कि 4-5 महीने चलता है। ठीक है, उसके पश्चात में मानसून सत्र आता है, ये हमारा जुलाई से लेकर के अगस्त के मध्य में ये हमारे संसद में एक और सत्र चलता है, जिसको हम मानसून सत्र के नाम से जानते हैं। यानी इंडिया में जिस समय वर्षा ऋतु का समय होता है, उसी समय ये मानसून सत्र हमारा चलता है, जो कि फिलहाल में 1 महीने के लिए ही चलता है। और जो विधेयक यहाँ पे पारित नहीं हो पाते हैं, उन्हीं सारे विधेयकों को लेकर के, उन्हीं सारे नियम और कानूनों को लेकर के यहाँ पे चर्चा होती है और उस विधेयक को फिर इस सत्र में क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। ये इससे छोटा सत्र होता है मानसून सत्र। एंड तीसरा हमारा इसी के अंतर्गत आता है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से लेकर के दिसंबर के मध्य में, यानी नवंबर लास्ट से लेकर के दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये हमारा शीतकालीन सत्र चलता है संसद में। और जो भी विधेयक हमारे मानसून सत्र में पारित नहीं हो पाते, वो फिर शीतकालीन सत्र में हमारे पारित किए जाते हैं। सबसे बड़ा सत्र हमारा बजट सत्र होता है, उससे छोटा सत्र हमारा ये मानसून सत्र होता है, और सबसे छोटा सत्र हमारा ये कौन सा होता है? ये होता है हमारा शीतकालीन सत्र। ठीक है, और फिलहाल में यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी डाल करके लिखिएगा कि इन संसद के सत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी, संसद में सत्र क्यों चलाए जाते हैं। तो संसद में सत्रों को चलाने का महज केवल और केवल 2 उद्देश्य हमारे कौन कौन से? एक तो विधेयक बनाना, जो कि पूरे देश के लिए कानून के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि संसद के ऊपर कोई दबाव नहीं है। भारत की जो भी संप्रभुता है वो संसद के पास ही है। संसद पर किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती या किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसी कारणवश संसद क्या है? संप्रभु है। और हम भारत देश की संप्रभुता किसके पास है? तो वो संसद के पास है। ठीक है, ये एक कारण हो गया कि विधेयक बनाना या बिल बनाना। और दूसरा कारण ये हो गया कि जो हमारे पक्ष के मंत्री हैं वो विपक्ष के मंत्रियों से या सांसदों से सवाल जवाब करते हैं इन्हीं सत्रों के माध्यम से। जैसे हमारा कोई भी पार्टी का नेता है, बीजेपी का पार्टी का नेता है, वो कांग्रेस वालों से सवाल पूछेगा, कांग्रेस पार्टी का नेता वो बीजेपी वालों से सवाल पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के जो भी सवाल और जवाब होते हैं, इस कारणवश भी संसद के सत्र हमारे बनाए गए हैं और इन्हीं सत्रों के माध्यम से वहां पे सवाल जवाब किए जाते हैं कि मंत्री जी आप बताइए, आप इस विभाग के मंत्री हैं, मान लीजिए शिक्षा विभाग का कोई मंत्री है, तो विपक्ष का नेता उस शिक्षा विभाग के मंत्री से पूछेगा कि अभी तक पूरे के पूरे शिक्षा विभाग में आपने कौन कौन से कार्य किए अपनी सरकार में, या किस प्रकार के कार्य किए, इसका हमें जवाब चाहिए, जो कि हम जनता की तरफ से आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल और जवाबों का जो प्रावधान किया जाता है वो इन्हीं सत्रों के माध्यम से किया जाता है संसद में। ठीक है, तो ये 2 उद्देश्य हैं हमारे संसद में सत्रों के चलने का। और एक नोट पॉइंट और डालिएगा कि प्रत्येक संसद के जो भी हमारे सत्र होंगे, इनमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 माह का
गैप होगा ज्यादा से ज्यादा, एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य में ज्यादा से ज्यादा 6 माह का गैप होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिलहाल में वो एक कंडीशनल केस है, कंडीशनल केस है वो कि ज्यादातर 6 महीनों का गैप हमारे नहीं होता है। जैसे कि हमको यहाँ पे दिख ही रहा है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में कितना गैप है, बजट सत्र फरवरी से मई में, मई के पश्चात में 1 महीना का गैप जून, जुलाई से फिर हमारा दूसरा सत्र चालू हो गया मानसून सत्र, जुलाई और अगस्त, फिर 2 महीने का गैप यानी सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में फिर यार शीतकालीन सत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1 या 2 महीने का गैप फिलहाल में देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी अगर कोई कंडीशनल केस हमारा हो जाता है, जैसा कि हमारा कोरोना की स्थिति थी, तो वहां पे एक सत्र हमारा पूरा का पूरा सत्र ही गायब कर दिया गया था, जिसको मानसून सत्र बोलते हैं। तो इस मानसून सत्र को जब गायब किया गया था, तो उस समय फिर अवधि हमारी 6 महीने का गैप हमारे हो जाता है। ठीक है, तो वो एक कंडीशनल केस है। फिलहाल में ये सारा सिस्टम हमारे 1 या 2 महीने का गैप ही देखने के लिए मिल जाता है। तो इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है सत्र के संदर्भ में, सत्र क्यों बुलाया जाता है और क्या माहौल होता है सत्र का, ये सारी चीजें याद रखिएगा। और इसी सत्र में एक चीज और याद रखिएगा, विराम या विश्राम काल होता है। इन्हीं सत्र में या संसद में एक शब्द और जोड़ा गया, विश्राम, विश्राम काल के नाम से जानते हैं। विश्राम काल क्या होता है, तो जो भी अभी मैंने बोला जो गैपिंग होती है, यानी फरवरी से मई और उसके पश्चात में संसद का विश्राम हो गया जून में, जून में संसद में कोई सत्र नहीं अर्थात छुट्टी होगी, तो वही हमारे संसद का क्या होगा, विश्राम काल होगा। उसके पश्चात में जुलाई और अगस्त में संसद की फिर से बैठक हुई और उसके पश्चात में फिर से छुट्टी हुई 2 महीने की, जो कि अक्टूबर और नवंबर में हुई, अक्टूबर एवं नवंबर में, सॉरी सितंबर एवं अक्टूबर में, सितंबर एवं अक्टूबर में, सितंबर एवं अक्टूबर, और यहाँ पे जनवरी से पहले जनवरी भी आता है। तो ये जो हमारे 4 महीने हैं, ये संसद के विश्राम काल होते हैं, अर्थात संसद में इन 4 महीने छुट्टी होती है, किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं होती है। जैसे हम लोग यार स्कूल वगैरह जाते हैं, तो स्कूल में 6 दिन हम लोग स्कूल जाते हैं और संडे को छुट्टी होती है। तो ये जो संडे वाला दिन है, ये हमारे स्कूल का क्या है, एक विश्राम काल है, अर्थात इस दिन किसी भी प्रकार की स्कूल में कोई कार्यवाही नहीं होगी। बाकी 6 दिन जो कार्यवाही होगी वो हमारे सत्र हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये हमारे संसद के क्या है, विश्राम काल है, जो कि हमने याद रखना है। और यार एक प्रकार से याद रखिएगा कि संसद में जब किसी भी प्रकार की बैठक नहीं चल रही होती है, विश्राम काल चल रहा होता है कि मानते हैं कि जैसे विश्राम काल चल रहा है और हमको एक कानून लाने की आवश्यकता है, यानी इमरजेंसी में अगर किसी भी प्रकार की भारत देश को किसी कानून की आवश्यकता है या हमको कोई भी विधेयक पारित करना है और उस समय संसद की बैठक नहीं चल रही है, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, बैठक नहीं चल रही, तो इस संदर्भ में कानून हमारा कौन लाएगा, तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को एक शक्ति प्रदान की गई है, अध्यादेश की शक्ति, जिसको हम इस भारतीय संविधान के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे, जिसको 123 में प्रावधानित किया गया है। अनुच्छेद 123 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर संसद की बैठक नहीं चल रही है, इमरजेंसी में कोई कानून लाना है, तो राष्ट्रपति महोदय अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके भारत देश के लिए एक कानून पारित कर सकते हैं अकेले स्वयं में। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि अगर विश्राम काल चल रहा है और उस समय संसद की बैठक नहीं हो रही और किसी भी प्रकार का उस समय कानून लाना है, तो राष्ट्रपति महोदय को ये हमारा अनुच्छेद 123 के माध्यम से, अनुच्छेद 123 के माध्यम से ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो इमरजेंसी में भी क्या कर सकते हैं,
कोई कानून हमारा बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, ये जो किसान आंदोलन वाला बिल हमारा आया था, किसान बिल आया था, ये हमारा उस समय कोरोना के समय में आया था और कोरोना के समय में हमारी संसद की बैठक नहीं चल रही थी। तो इस संदर्भ में हमारे राष्ट्रपति महोदय अकेले ही हस्ताक्षर करके इस बिल को पूरे इंडिया के लिए क्या कर दिए हैं, लागू कर दिए थे। ठीक है, यानी पारित कर देते हैं। तो ये जो किसान आंदोलन वाला बिल था, ये हमारा राष्ट्रपति के महोदय के सहमति के कारण ही आया था, जो कि अध्यादेश में ही लाया गया था। ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 123 में है, जो कि आगे हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल में इतनी सारी चीजें याद रखिएगा, और अगर इतनी सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं तो बात करते हैं अनुच्छेद 84 की, कि अनुच्छेद 84 हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 85 ये बोलता है, इसमें 3-4 शब्द हमारे दिए गए हैं। कौन कौन से? इसी कारणवश मैंने पहले इतना सारा माहौल गर्म किया। ठीक है, इसमें 3-4 शब्द क्या दिए गए, जैसे संसद को आहूत करना। आहूत, ये हमारे 3-4 शब्द हैं, याद रखिएगा। संसद को आहूत करना, आहूत अर्थात समनिंग करना। आहूत के पश्चात में सत्रावसान करना, सत्रावसान के पश्चात में इसी में हमारा एक और आता है स्थगन करना, संसद को स्थगन करना। और ये बेसिकली 3 ही इसमें प्रावधानित किए गए हैं अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, कि संसद को आहूत करना, सत्रावसान करना और स्थगन करना। फिलहाल में ये आहूत और सत्रावसान, इसकी शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय को है। राष्ट्रपति महोदय को केवल ये शक्ति प्रदान की गई है। कौन सी? संसद को आहूत करने की और सत्रावसान की। स्थगन करने की शक्ति अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष संसद का स्थगन करेंगे, और राज्यसभा की बात करेंगे तो वहां के जो सभापति महोदय होंगे वो फिर इसका स्थगन करेंगे। तो स्थगन की पावर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, और आहूत और सत्रावसान राष्ट्रपति महोदय के पास में होती है। अब ये आहूत हमारा होता क्या है? तो आहूत से अगर बात करें तो यार हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भाई ये इंडिया है, ये संसद हमारी केंद्र की है। तो जो भी हमारे सांसद वगैरह हैं पूरे इंडिया से आते हैं। तो अब सांसद हमारे दूर दूर से, इधर आसाम की बात करें तो आसाम में गुवाहाटी का जो भी हमारा सांसद होगा वो अलग होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो भी हमारे क्षेत्र होंगे वहां का सांसद अलग होगा। गुजरात में अगर बात करें इधर जाकर के तो इधर का जो सांसद होगा वो अलग होगा। नीचे अगर बात करें तमिलनाडु, केरला वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह, इधर के सांसद हमारे अलग होंगे। ऊपर अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वगैरह की, लद्दाख वगैरह की, तो इधर के सांसद हमारे अलग होंगे। तो अब यार इतने दूर दूर से सांसदों को बुलाना कि अब हमारी बैठक होने वाली है संसद में, यानी सत्र स्टार्ट होने वाला है बैठक में। अब वो सत्र कोई सा भी हो सकता है, मैंने इसी कारणवश पहले बोल दिया कि 3 सत्र होते हैं। ठीक है, तो जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तो यार हमको सांसदों को बुलाना तो पड़ेगा, हमको उनको एक नोटिफिकेशन टाइप में भेजना पड़ेगा कि आ जाइए, अब यहाँ संसद में ये हमारी सत्र चलने वाला है तो आपको आना होगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी सदस्यता वहां पे क्या कर दी जाएगी, रिक्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसी नोटिफिकेशन भेजने को ही या उन सांसदों को बुलाने को ही हम लोग आहूत के नाम से जानते हैं। यानी संसद में जो भी हमारा सत्र चलेगा वहां पे सांसदों को बुलाना ही आहूत कहलाता है और समनिंग कहलाता है। और इस समनिंग की अध्यक्षता या आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो आहूत से एक ही शब्द समझिएगा, बुलाना। ठीक है, बुलाना से हो सकता है। ठीक है, और इसी में अगर बात करें सत्रावसान की, तो सत्रावसान, अब यार सांसद सारे आ गए और वहां पे हमारी क्या होने लगी, सत्र चलने लगा। और बेसिकली सत्र जो भी चलता है वो सत्र के हिसाब से होता है, 2 महीने 3 महीने।
तब तक ये कहीं नहीं जाते हैं। इनको बाकायदा संसद में कमरे दिए जाते हैं, फ्लैट वगैरह जो भी सारा सिस्टम है दिया जाता है, आराम से मस्ती काटते हैं। नेता नगरियों की लाइफ भी क्या कमाल की लाइफ है। ठीक है, हम लोग यार पढ़ लिख करके वहां पे जाते हैं और अपना कोई फिक्स भी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है अर्थात नहीं, लेकिन नेता नगरी क्या ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं कि सारी फैसिलिटीज उनको प्राप्त करवाई जाती है। ठीक है, बड़ा ही मस्ती में काटते हैं। ठीक है, तो वहां पे अब जब उनको बुलाया गया तो क्या होता है कि सत्रावसान से तात्पर्य यह है कि जब सत्र समाप्त हो गया, अर्थात फरवरी से मई तक का सत्र था हमारा, तो उनको आहूत किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा कि आइए संसद में सत्र स्टार्ट होने वाला है। अब ये जो सत्र की समाप्ति हुई मई में, तो उनको विदा भी तो किया जाएगा कि अब आप जाइए, अब संसद में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप अपने क्षेत्र में जाइए, वहां पे जाकर के नेता नगरी टाइप से आराम से ऐश कीजिए, शादी विवाह पार्टी अटेंड कीजिए, अब किसी भी प्रकार की आवश्यकता आपकी संसद में नहीं है। तो वही यार बोलते हैं ना कि बाकायदा मस्ती में काटते हैं, जो भी हमारे नेता वगैरह होते हैं मस्ती से जीते हैं। तो उनकी जो विदाई का प्रोग्राम है, उनको जो भेजने का प्रोग्राम है, वही हमारा सत्रावसान के नाम से जाना जाता है कि अब संसद का सत्र समाप्त हो गया, अब आप यहां से जाइए। ठीक है, तो इसको भी कौन करता है, ये राष्ट्रपति महोदय ही इसका क्या करते हैं, सत्रावसान करते हैं संसद का। इसके पश्चात में आता है स्थगन। ये स्थगन क्या होता है, स्थगन से तात्पर्य यह है कि फरवरी से मई के मध्य में जो भी हमारी बैठक चली, मानते हैं कि संसद में हमारे लोकसभा की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मंत्री हमारे लोकसभा में ही बैठते हैं और दोनों सदनों के। ठीक है, और ज्यादातर जो कार्यवाही होती है वो लोकसभा में ही होती है। ठीक है, इस लोकसभा में एक हमारा अध्यक्ष होगा। क्या होगा, अध्यक्ष होगा। देखते चलिएगा सारी चीजों को, एक तरफ हमारा लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा एंड दूसरी तरफ हमारा हो गया लोकसभा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। इसी में हमारा एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है। इसको स्पीकर और इसको चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे मंत्री बैठेंगे, जो भी मंत्री हमारे बैठते हैं, तो जो सत्र चल रहा होता है वहां पे कभी कभार हम लोग देखते हैं हंगामा वगैरह हो जाता है। वो लोग बोलते हैं ना, सत्र वगैरह चलने लगता है तो बीच में ही वो संसद की कार्यवाही को एक प्रकार से चलने नहीं देते हैं या भंग टाइप में कर देते हैं। एक मंत्री दूसरे मंत्री से बहसबाजी करने लगता है, एक मंत्री दूसरे मंत्री से सवाल जवाब करने लगता है और इस संदर्भ में वो स्पीकर की बात नहीं मानता है। वो एक मंत्री बोलता है कि हमारी मांगे पूरी करो, दूसरा मंत्री बोलता है हमारी मांगे पूरी करो। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए संसद में। तो इस प्रकार से अगर बहसबाजी हो जाती है संसद में, तो जो भी हमारे चेयरमैन है और जो हमारे स्पीकर हैं, इनको एक शक्ति प्रदान की गई है कि अगर किसी भी प्रकार की संसद में कोई भी कार्यवाही हमारी नहीं हो पाती या हमारा उस पे बहसबाजी हो जाता है संसद में, एक सांसद से दूसरे सांसद के बीच में, एक मंत्री से दूसरे मंत्री के बीच में, तो आपको ये शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कि आप उस संसद की कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वो कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। अगर माहौल शांत हो गया तो कुछ समय बाद फिर से कार्यवाही हमारी कंटिन्यू होगी। अगर माहौल शांत नहीं हुआ तो कभी कभी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, कभी कभी 1 दिन के लिए, कभी कभी 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, इस तरीके हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे या राज्यसभा के जो सभापति होंगे, वो संसद की कार्यवाही को रोक सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन हो जाती है
कि पूरा का पूरा सत्र ही स्थगित हो जाता है और उस सत्र में जो हमारी विधेयक या बिल या जो कार्यवाही होनी थी वो फिर दूसरे सत्र में हमारी कंप्लीट की जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थगन के नाम से जानते हैं। इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। आहूत क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, स्थगन हमारे क्या होता है। स्थगन का जो हमारी शक्ति है वो लोकसभा राज्यसभा के जो भी हमारे चीफ हैं उनके पास, आहूत और सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के समक्ष में होती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 86 की, कि अनुच्छेद 86 हमारा क्या प्रावधान करता है। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 दोनों सेम ही है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 86 और 87 ये दोनों सेम है। 86 में बात की गई है कि जब हमारे संसद की बैठक होगी, पहली बैठक, तो राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण देंगे। अभिभाषण देंगे, अभिभाषण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अभिभाषण का प्रावधान। और 87 में विशेष अभिभाषण का प्रावधान, विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है। ये अभिभाषण और विशेष अभिभाषण क्या है, तो अभिभाषण से तात्पर्य है अनुच्छेद 86 में कि जैसे हम लोग जानते हैं लोकसभा का चुनाव एक ही बार में हो जाता है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 1/3 सदस्यों का प्रति 2 वर्ष में होता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर चुनाव वगैरह हो गया तो जाहिर सी बात है कि सारे जो हमारे सांसद होंगे जो चुन करके आए दोनों सदनों में निर्वाचन के माध्यम से, वो एक ही तो होंगे नहीं, वो पुराने वाले तो होंगे नहीं, कुछ हमारे चुनाव के माध्यम से नए सांसद भी आएंगे। ठीक है, नए मंत्री भी आएंगे। तो वो जो हमारे नए सांसद संसद में प्रवेश करते हैं उन्हीं के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय हमारा एक अभिभाषण देते हैं। जब भी हमारे लोकसभा या राज्यसभा की पहली बैठक होती है तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय पूरे के पूरे सदन को संबोधित करते हैं। इसी को हम लोग अभिभाषण के नाम से जानते हैं। और ये जो अभिभाषण होता है ये प्रत्येक वर्ष होता है। जैसे हम लोग मानते हैं कि हमारे लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हुआ और सदस्य चुन करके आए, कुछ हमारे पुराने सांसद थे, कुछ हमारे नए सांसद अब की बार जो चुन करके आए वो आए, और इस प्रकार से अब संसद में बैठक स्टार्ट हो गई। पहली बैठक हमारा मानते हैं बजट सत्र हमारा स्टार्ट हुआ जो कि फरवरी से मई के मध्य में चलता है। तो इस बजट सत्र में ये हमारे संसद की पहली बैठक होगी। तो इसी पहली बैठक को पहली बार हमारे संबोधित करेंगे कौन, राष्ट्रपति महोदय। और ये प्रत्येक वर्ष संबोधित करेंगे। यानी 2023 अभी चल रहा है, तो 2023 में जब संसद का पहला बजट सत्र शुरू होगा तो यहाँ पे जो पहली बैठक होगी तो पहली बार राष्ट्रपति महोदय संबोधित करेंगे। इसके पश्चात में 2024 में जब बजट सत्र होगा तो फिर से पुनः राष्ट्रपति महोदय संबोधित करेंगे। तो कहने से तात्पर्य यही है कि प्रतिवर्ष, यानी ये हमारा प्रतिवर्ष क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय संसद के सत्र को संबोधित करते हैं। कोई सी भी हमारी जब पहली बैठक होगी, पहली बार की कोई सी भी बैठक होगी तो ये अभिभाषण देते हैं। ठीक है, और विशेष अभिभाषण से तात्पर्य है कि ये प्रत्येक 5 वर्ष में ये अभिभाषण दिया जाता है। लोकसभा में जैसे मैंने बोला कि 5 वर्ष में सदस्य चुन करके आते हैं, तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में दिया जाता है, प्रतिवर्ष नहीं दिया जाता। जैसे कि 2023 में हमारा संसद में राष्ट्रपति महोदय ने पहली बैठक में दिया हमारा अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। ठीक है, उसके पश्चात में 2023 के पश्चात में 2027 में जाकर के देंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग विशेष अभिभाषण के नाम से जानते हैं, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में दिया जाएगा। और ये जो अभिभाषण दिया जाता है, ये अभिभाषण किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और ये जो अभिभाषण होता है, एक प्रकार से ये जो भाषण देते हैं ये इनके अपने विचार, अपने शब्द नहीं होते हैं।
इनको बाकायदा एक पत्र दिया जाता है लिख करके। जैसे मैंने बोला कि प्रधानमंत्री या पीएमओ ऑफिस में हमारे वेल टैलेंटेड 200 से भी ज्यादा टॉप एक्सपीरियंस वाले आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के समक्ष भी या राष्ट्रपति को जो हमारे ये अभिभाषण का लेख लिख करके देते हैं वो वेल टैलेंटेड टॉप क्लास के हमारे एक प्रकार से बोले मोस्ट एक्सपीरियंस हमारे अधिकारी होते हैं, ये जो कि एक प्रकार से सचिव वगैरह टाइप में भी बोल सकते हैं। वो यार क्या करते हैं, इनको एक पत्र टाइप का लिख करके देते हैं कि आपको संसद की पहली बैठक में ये अभिभाषण देना है, जिसमें आपने कभी कभार देखा होगा तो अभिभाषण देते हुए राष्ट्रपति महोदय को तो वो बोलते हैं ना कि मेरी सरकार मजदूरों के लिए ये कार्य करेगी, फिर उसके बाद में मेरी सरकार ये करेगी, मेरी सरकार किसानों के लिए ये करेगी, मेरी सरकार भारत देश के नागरिकों के लिए ये करेगी, मेरी सरकार जनता के लिए ये सारे कार्य करेगी। तो ये बार बार जो एक शब्द रिपीट होता है मेरी सरकार मेरी सरकार मेरी सरकार, ये इनके अपने शब्द नहीं होते हैं, इनको विशेष प्रकार का एक लेख लिख करके दिया जाता है जो कि ये अभिभाषण और विशेष अभिभाषण के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। और फिलहाल में इनकी सरकार होती नहीं है, ये फिलहाल में ऐसे ही बैठते हैं जो कि संसद भवन में बैठते हैं रायसीना की पहाड़ी पे, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। तो इनकी अपनी सरकार होती नहीं है, लेकिन ये जिसकी सरकार में होते हैं ये उन्हीं की तरफ से बोलते हैं कि मेरी सरकार ये करेगी, मेरी सरकार ये करेगी। फिलहाल में सरकार इनकी होती नहीं है, ठीक है। तो ये था इनका आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 जो कि अभिभाषण एवं विशेष अभिभाषण के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 89 की कि अनुच्छेद 89 क्या प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 89 हमारे मंत्री और महान्यायवादी के प्रावधान करता है, यानी अनुच्छेद 89 क्या प्रावधान करता है, मंत्री एवं महान्यायवादी का प्रावधान करता है। 88 की बात करते हैं, 88 महान्यायवादी का प्रावधान करता है, यानी प्रावधान से तात्पर्य यही है कि इनका जो कार्यभार होगा कार्यभार से रिलेटेड प्रावधान करता है। मंत्री जो होंगे इनका कार्य विशेष रूप से संसद में क्या होता है, इनका कार्य विशेष रूप से संसद में यही होता है, दोनों सदनों के मंत्रियों की बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल में मंत्री जो होते हैं वो दोनों सदनों के होते हैं और बैठते हुए लोकसभा में ही हैं, क्योंकि जनता का सदन होता है तो वहीं से इनके सारे कार्यों को डील किया जाता है मंत्रियों के द्वारा, और वहीं पे सारे मंत्री अपना कार्यभार संसद में कार्यवाही जो होगी वहां पे भाग लेते हैं, वहां पे बैठते हैं, वहां पे भाषण देते हैं, वहां पे जो भी सारा सिस्टम होगा संसद में वो सारे मंत्रीगण करते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। लेकिन अगर राज्यसभा के हैं, लोकसभा में बैठे हैं, तो राज्यसभा में अगर वोटिंग होगी तो लोकसभा को छोड़ करके उनको वोटिंग करने के लिए राज्यसभा में जाना पड़ेगा, और वोटिंग के पश्चात में फिर से वो पुनः कहां पे आएंगे, लोकसभा में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक मंत्रियों के संदर्भ में इतनी बौद्धिक क्षमता विकसित हो गई होगी शुरू से पढ़ते पढ़ते हमारी, ठीक है। महान्यायवादी क्या बोलता है कि इसी प्रकार का सिस्टम महान्यायवादी जी के संदर्भ में भी है, जो कि विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है। इनके संदर्भ में भी बोला गया है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद में भाषण दे सकते हैं, या संसद में जो भी सारा सिस्टम होगा सारे सिस्टम में महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। लेकिन इनका एक प्रावधान यहाँ पे ये है कि ये संसद में अगर किसी भी प्रकार की वोटिंग होगी, वो किसी भी विधेयक पर हो, किसी भी बिल पर अगर किसी भी प्रकार की वोटिंग संसद में हो रही है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उसमें महान्यायवादी जी भाग नहीं लेंगे। उस समय इनको संसद को छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा, या संसद छोड़ करके जाने की आवश्यकता
पड़ेगी। तो केवल और केवल ये वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, बाकी सारी चीजों में ये भाग लेते हैं संसद में। क्यों? क्योंकि मंत्री वगैरह जो आते हैं वो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, इस कारणवश इनको वोटिंग का अधिकार होता है। और महान्यायवादी जो होते हैं ये अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी योग्यता के दम पे, इनकी जो अपनी एबिलिटी है वो अपने दम पे संसद पे जाते हैं। अर्थात ये शिक्षित होते हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे टाइप के होते हैं, ये जनता के द्वारा नहीं जाते हैं। इसी कारणवश सदन में इनको किसी भी प्रकार की वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी और सारे कार्यों को ये आसानी पूर्वक संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये था आर्टिकल 88 के संदर्भ में। इसी के पश्चात में ये था हमारा पूरा का पूरा संसद से रिलेटेड जो भी सारे आर्टिकल थे, ये हमारे संसद से रिलेटेड आर्टिकल थे, या उनके अंतर्गत जो भी हमारे मंत्रीगण बैठते हैं, जो सांसद बैठते हैं दोनों सदनों में, उनके संदर्भ में ये सारे के सारे अनुच्छेद थे हमारे 88 तक के संदर्भ में। ठीक है, तो आई होप यार क्लास आपको पसंद आएगी, जो कि भाग 5 संघ में इन सारी बातों का प्रावधान बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किया है, जिससे कि पूरा का पूरा जो भी हमारा सरकार है या जो भी सारी हमारी इस भारत देश की कानूनी व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है, वो इन्हीं नियम और कानूनों से बंधी हुई है और बेहतरीन ढंग से इसी नियम और कानूनों से संचालित हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं नियमों से चल रही है, इससे ज्यादा और कुछ भी अगर होता है तो वो असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चलेगा, जो कि फिर कुछ भी हो सकता है अगर इन नियमों के विरुद्ध जाकर के कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री या कोई भी हमारा व्यक्ति अगर असंवैधानिक कार्य करता है तो उसके लिए बाकायदा फिर दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी 88 तक के अनुच्छेदों की बात थी। बाकी इसके पश्चात में हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं अनुच्छेदों को आगे बढ़ाते हुए अपने इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे या तनिक भी हेल्प होती है इस क्लास के माध्यम से तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करें। बाकी मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्लास में किसी नए अनुच्छेद के साथ में। तब तक के लिए जय